हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा चौथा लेक्चर है अंडर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक लेक्चर नंबर 4 से आपके लिए मैं बैलेंस शीट्स को लेकर आऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस को, 15 मार्क्स के या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। ठीक है, जिसमें हम बैलेंस शीट सीखेंगे आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर 1। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हो तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखो, उसके बाद आप लेक्चर 4 पे आओ। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि जो बैलेंस शीट हमको बनाना है वो जनरल इंटरेस्ट के बाद ही हमको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको जनरल इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जनरल इंटरेस्ट के साथ आप फिर नोट्स टू अकाउंट बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर जनरल एंट्री एडॉप्शन होने के बाद। ठीक है, तो जनरल एंट्री कहीं ना कहीं अपने को लगने ही वाला है। तो उसके लिए ये पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल का जो चैप्टर है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस उसके जनरल इंटरेस्ट पे है। तो जनरल इंटरेस्ट के लिए आप लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेक्चर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर द जनरल इंटरेस्ट, ये सब देखने के बाद ही आप लेक्चर 4 पे आएंगे। तो दोस्तों, लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था? लेक्चर 1 में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर्स। उसके बाद सेक्शन 55 को कवर किए थे। जनरल इंटरेस्ट किस तरह से बनते हैं, जनरल इंटरेस्ट कौन से होते हैं, वो आपने सीखा था लेक्चर 1 में। और सेक्शन 55 के साथ सीआरआर के बारे में हमने सीखा था, और वगैरह वगैरह छोटे मोटे इंट्रोडक्शन हमने लेक्चर 1 में कवर किए थे। लेक्चर 2 में हमने सीखा था जनरल इंटरेस्ट कैसे बनते हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके बनाए थे। लेक्चर 3 भी जनरल इंटरेस्ट के बेस पे था। लेक्चर 4, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करना सिखाऊंगा। जनरल एंट्री का फोकस कम रहेगा, बैलेंस शीट के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनरल एंट्री हम नहीं बनाने वाले, जनरल एंट्री बनाएंगे, लेकिन छोटे कॉन्सेप्ट में बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि जनरल एंट्रीज के ही हिसाब से हमको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो लेक्चर 4 हमारा बैलेंस शीट के ऊपर रहेगा। लेक्चर 5 भी थोड़े बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस को होंगे, जो तो बड़े बड़े कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे जो छोटे मोटे बच जाए, ऐसे 15-15, 20-20 मार्क्स से आपको लेक्चर 5 भी आएगा। ठीक है, तो लेक्चर 4 समझ लेते हैं। लेक्चर 4 के बेस पे आप लेक्चर 5 भी कर सकते हो। लेक्चर 1, 2, 3 के पूरे लिंक के डिस्क्रिप्शन, जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर द 4th लेक्चर, जिसमें हमें क्या सॉल्व करना है। आज का हमारा टारगेट है बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स ध्यान रखना है, किसके साथ? जनरल एंट्री के साथ। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज के लिए वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कि पूरे चैप्टर्स में अपने कितने जनरल एंट्रीज है, पूरे चैप्टर्स में कितने जनरल एंट्रीज है। जैसे कि हमको पता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बेस पे पूरे, तो चेक करते हैं पूरे चैप्टर्स में हमारे पास कितने जनरल एंट्रीज है। पहला है कॉल्स की एंट्री, इफ। ठीक है, कॉल्स की एंट्री अगर हुआ तो। दूसरा होता है रिडम्पशन की एंट्री। तीसरी होती है फ्रेश इश्यू की एंट्री। चौथी होती है सीआरआर की एंट्री। पांचवी होती है प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री। और छठवीं होती है पेमेंट की एंट्री। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। सातवीं होती है असेट सोल्ड, अगर कुछ बोला है तो। ये सब हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशंस किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज उसको देखने के बाद ही इस लेक्चर्स पे आओ। क्योंकि अगर जब तक हमको ये नहीं पता होगा तो हमारा बैलेंस शीट में बचा कुचा पैसा हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम से कम टाइम के अंदर आप लोग को बैलेंस शीट कवर करना है, एकदम इजी ट्रिक में। क्लियर? तो एक क्वेश्चन लेते हैं 15 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता होगा। पहले के पैटर्न में, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के पैटर्न में जो आपको पैराग्राफ वाइज दिया होता था, अब आपको पैराग्राफ वाइज नहीं है, आपको कुछ बैलेंस शीट्स के हिसाब से है, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट के हिसाब से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस होता है। अपने पास ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, अपने को सीधा बैलेंस शीट दिया हुआ है, किसी ना किसी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो चेक द क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025। शिवा लिमिटेड का बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है, एज पर दिस आपको दिखता रहेगा। द लाइबिलिटीज, आपके पास कुछ लाइबिलिटीज है, एन अमाउंट है, असेट है, अमाउंट है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर करते समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर करोगे तो उसमें आपको कुछ ही चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी के अनटचड आइटम्स को आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी के कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको कुछ ही आइटम्स पे, कुछ ही इंफॉर्मेशन पे ज्यादा करके फोकस करना है। क्यों? इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी चीजों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, नजर रखनी है और याद रखना है। आपके पास पहले आप लोग लाइबिलिटीज में देख लो कौन से इंफॉर्मेशन है। आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स पड़ा हुआ है 5 लाख का।
100 ईच, ये 100 ईच बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 ईच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 ईच के हिसाब से पता चलेगा आपका कॉल्स की एंट्री है या नहीं है। अगर 100 ईच @80 पेड अप ऐसा होता है, या 70 पेड अप होता है, या 95 पेड अप होता है, अगर 100 ईच के जगह में कुछ कम पेड अप वैल्यू दिया होता, तो आपको कंपलसरी कौन सी एंट्री पास करनी पड़ती थी, कॉल्स की एंट्री, ये एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कॉल्स की एंट्री का मगजमारी नहीं है, अच्छी बात है। तो आपके पास 10% का प्रेफरेंस शेयर पड़ा हुआ है 5 लाख का 100 ईच के हिसाब से, इक्विटी शेयर्स पड़े हुए हैं 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास है, जनरल रिजर्व आपके पास है, 8% डिवेंचर्स है आपके पास, और करंट लायबिलिटीज आपके पास। असेट में क्या क्या है, 11 लाख का फिक्स्ड असेट है, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, बैंक है 90,000 का, अदर करंट असेट हमारे पास 14 लाख का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है हमारे पास 10,000 के। ठीक है, हाँ यहां तक तो पता चल गया। अब बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, हमको प्रेफरेंशियल कैपिटल ध्यान में रखना है, कितना का, 5 लाख का। इक्विटी शेयर से मतलब नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स में कौन सा नाम है, जनरल रिजर्व आता है, कितने का, 3 लाख का, हमारे पास जनरल रिजर्व में 3 लाख पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पड़ा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि हम लोग बोलते हैं नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास कितने का, 4 लाख का, क्लियर, 4 लाख का नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है हमारे पास। उसके बाद हमें और क्या देखना है, कुछ नहीं। लायबिलिटीज में रिजर्व्स को ही ध्यान रखोगे, हमारे पास 2 रिजर्व्स है और प्रेफरेंशियल कैपिटल है जिसको हमको रिडीम्ड करना है। असेट में आ जाओ, असेट में आपके पास फिक्स असेट ध्यान छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, बैंक के ऊपर फोकस करो। बैंक आपके पास 90,000 अवेलेबल है, बैंक आपके पास 90,000 अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अदर करंट एसेट छोड़ दो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस छोड़ दो। बस ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको कंपलसरी याद रखनी है, क्योंकि ये चैप्टर में यही चीजें 99% आपको इसी के ऊपर खेलना है। खेलना मतलब कि आपको इसी के ऊपर सॉल्व करना है। प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख का है, 2 रिजर्व्स है आपके पास, एक डिविजिबल प्रॉफिट, एक नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। हम लोग जनरली डिविजिबल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व्स, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, नॉट फ्री रिजर्व्स। ठीक है, दैट मींस डिविजिबल प्रॉफिट एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। बैंक आपके पास है 90,000। ओके, यहां तक तो समझा। अब क्वेश्चन के नीचे आ जाओ जहां पे आपका स्टार्ट होता है। ऑन द अबव डेट द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम। याद है, अब आपको पूरा डायग्राम जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में मैंने सिखाया, वो डायग्राम जनरल एंट्री का, वो डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे आप जनरल एंट्री बना सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब भी प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखोगे नीचे 2 लाइन, एक होता है फ्रेश इशू, एक होता है सीआरआर, प्रीमियम के नीचे राइट ऑफ, और शेयर होल्डर के नीचे टू बैंक। बस ये डायग्राम आप याद रखो, नहीं है तो प्लीज आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखो, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। फटाफट मेरे सॉल्व करने से पहले आप इन्हें बना लोगे। आई डैम श्योर अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अच्छे से देखा है, उसको स्टडी किया है, तो ये मेरे बनाने से पहले आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप वेट करोगे बैलेंस शीट बनाने का। ओके, अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ऑन द अबव डेट द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम। कंपनी बोल रही है कि कंपनी अपना जो रिडेम्पशन करने वाली है वो 10% प्रीमियम में करने वाली है। ठीक है, 10% प्रीमियम में करने वाली। ओके, फॉर दिस पर्पस कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट, कंपनी अपना एक इन्वेस्टमेंट बेच रही है। ओके ठीक है, कितना कैपिटल है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ 5 लाख है, इसी को तो रिडीम करना है ना। हमारा पूरा चैप्टर का नाम क्या है, प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, 5 लाख। ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, 5 लाख का कितना परसेंट, 10%। ये हो गया 10% प्रीमियम, 50,000। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है सर। टोटल कितना हो गया, 5,50,000। एक एंट्री तो हो गई, बताओ क्या एंट्री होगी, यू नो वेरी वेल। पहला एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। क्लियर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके लिए क्या बोला है, फॉर दिस पर्पस कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट 10%। कंपनी अपना एक इन्वेस्टमेंट बेच रही है। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आ गया, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहा है एट 10% प्रॉफिट में। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको भी।
एंड उसके साथ इशूड 25,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट पार। अब ये बताओ फ्रेश इश्यू है कि नहीं है? यस, क्योंकि बोल दिया है ना कंपनी रिडम्पशन करने के लिए असेट भी बेच रही है जिससे कंपनी में पैसा आएगा, और दूसरा एक फ्रेश इश्यू ले रही है जिसका नाम है इक्विटी शेयर 25,000 रुपए, सॉरी 25,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से एट पार, इसके बारे में बोला है। बराबर है, मतलब 5 लाख कंपनी कहां से जमा कर रही है? 5 लाख कंपनी फ्रेश इश्यू से जमा कर रही है, और फ्रेश इश्यू हमने किसका नाम देखा? इक्विटी शेयर का नाम देखा। कितना इक्विटी शेयर? 25,000 सर इक्विटी शेयर, कितने रुपए में? 10 रुपए में। क्या है ये? एट पार है। फ्रेश इश्यू कैसे करेगी कंपनी? एट पार, एट प्रीमियम। बराबर है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुके हैं अपने। तो फ्रेश इश्यू में इक्विटी का नाम आया 25,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर। सर अभी अभी एक स्टेटमेंट और भी हमने देखा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट भी बेच रही है 10% प्रॉफिट में। इन्वेस्टमेंट है कितने का? इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का। इन्वेस्टमेंट 4 लाख का, 10% प्रॉफिट 40,000। इसका मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? बैंक 4,40,000। तो सर कंपनी ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया है कि रिडम्पशन करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट भी बेच रही है और फ्रेश इश्यू भी ले रही है, दैट मीन्स इक्विटी शेयर भी ले रही है। अंडरस्टूड? तो सर हमको 5 लाख चाहिए, बराबर 2.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से आ गया, और 4 लाख हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो टोटल हमारे पास 6,50,000 आया। बराबर है, 40,000 का प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट जिसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नाम लिखते हैं, 40,000 का रिजर्व भी हो गया। तो सर हमको चाहिए 5 लाख और हमने ले लिया 6,50,000। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, ये ट्रिक बहुत ही गलत है। यहां पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीजों को गलत कर देते हो। मतलब आप सोचते हो कि ये भी बेचा है और ये भी लिया है तो हमारे पास 6,50,000 का कैपिटल आ गया है, यहाँ पे लिख दोगे इन्वेस्टमेंट हो गया, सीआरआर कुछ भी नहीं बनेगा। इतना अच्छा आप दिमाग लगाते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें मैंने लेक्चर 1 में ही सिखाया हुआ है कि ये जो कैपिटल जमा होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो जमा होगा, वो सिर्फ 2 नाम से जमा होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 नाम। बाकी आप किसी को भी बेचो, पूरा कंपनी बेच मारो, ठीक है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास सिर्फ कैश बढ़ेगा, मतलब बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। मतलब आप असेट बेचोगे, आपने फर्नीचर बेच दिया, आपने मशीनरी बेच दिया, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, उसके हिसाब से आपको उसको रिडीम करने जाओगे, कुछ नहीं, आपका सिर्फ बैंक यूटिलाइज होगा, बाकी कुछ यूटिलाइज नहीं होगा। कभी भी रिडम्पशन फ्रेश इश्यू जो भी होगा वो 2 ही नाम पे होगा, या तो इक्विटी शेयर होगा या तो फिर प्रेफरेंस शेयर। नया इक्विटी शेयर लोगे, नया प्रेफरेंस शेयर लोगे, उसी का कैपिटल टू कैपिटल रिडीम होगा, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब हमने अभी तक कितना जमा किया? हमने अभी तक सिर्फ कैपिटल टू कैपिटल रिडीम करने के लिए 2.5 लाख जमा किया, ठीक है? 2.5 लाख रुपया आ गया। तो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर इन CRR? मतलब CRR में आप कितना पैसा ट्रांसफर करोगे, और does the CRR क्रिएट होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ पे CRR बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? कमेंट करके बताओ अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि आप जब भी लेक्चर देते हो तो कमेंट करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो। क्या सर एक लाइक और इसके लिए भाई मेहनत लगती है चीजों को, ठीक है? ओके, अभी तक आपने लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो क्वेश्चन ये है, तो क्या CRR क्रिएट होगा लेक्चर 1, 2, 3 के बेस पे? यस डेफिनेटली। कैसे? कैसे देखो, कितना चाहिए हमको रिडीम करने के लिए? 5 लाख। अभी तक कंपनी ने कितना इशू कर लिया फ्रेश इशू से? 2.5 लाख। और कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट बोला क्या, वो भी देख लेते हैं। ऑल द मनी अंडर न्यू इशू वर रिसीव्ड एंड ऑल मनी रिडम्पशन वर पेड, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस एक बार आपने पैटर्न देख लिया ना, तो आपको आगे का क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, कंपनी क्या बोलती करने के लिए आप उसके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या CRR इश्यू होगा या CRR क्रिएट होगा? यस, CRR क्रिएट होगा। कैसे पता चला? सर 5 लाख चाहिए था कैपिटल में, 2.5 लाख इक्विटी शेयर से आ गया, अभी भी कितना पेंडिंग है यहाँ पे? 2.5 लाख। सीधा अमाउंट लिख देने का, 5 में से 2.5 लाख गया तो कितना आएगा? 2.5 लाख।
ये 2.5 लाख आप कहां से लोगे? ये 2.5 लाख लोगे डिविजिबल प्रॉफिट से। तो डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास कितना है? ये रहा आपका GR, जनरल रिजर्व। कितना दिख रहा है? 3 लाख दिख रहा है, बराबर है। तो 3 लाख से आप कितना रिडीम करोगे? कितना चाहिए आपको? सर 2.5 लाख लिख दो ना, 2.5 लाख लिखा है ना, GR लिख दो, ठीक है। तो 3 लाख आपके पास GR था, 3 लाख GR था, 3 लाख में से 2.5 लाख गया, किधर गया? CRR में गया। GR में कितना बचा? 50,000, बराबर है, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये डायग्राम हो गया पूरा। नाउ कम टू द प्रीमियम। प्रीमियम को राइट ऑफ करने का है, ठीक है ना। हमारे पास GR में 3 था, हमने CRR में डाल दिया 2.5 लाख, बचा कितना? 50। अभी भी है ना सर, हम क्या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं ले सकते? क्या ले सकते हो, यूज कर लो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। बट अगर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है तो मत लो, डिविजिबल प्रॉफिट को पहले यूज करो। तो डिविजिबल प्रॉफिट में 50,000 है, ठीक है। और एक प्रॉफिट में भी हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, उससे हमको 40,000 आने वाला, ठीक है, वो जाने दो। 50,000 अभी तक GR में पड़ा है ना, ज्यादा कंफ्यूजन होने का नहीं। GR का 50,000 ही हमको चाहिए, हो गया ये 50 टू 50। 50,000 वहां पे था, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए 50,000 हमने कहां से ले लिया? GR से ले लिया, क्लियर है। अब लास्ट की एंट्री क्या है? बैंक, दैट्स इट। इतने ही एंट्री, मतलब कितनी एंट्री है सर? टोटल कितनी एंट्री हमारे पास? सर टोटल हमारे पास पहले रिडम्पशन की एंट्री है, रिडम्पशन एट प्रीमियम करके, ठीक है। दूसरी कौन सी एंट्री है? फ्रेश इशू की एंट्री है। तीसरी कौन सी एंट्री है? CRR की एंट्री है। चौथी कौन सी एंट्री है? प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री है। पांचवी कौन सी एंट्री है? प्रेफरेंशियल ऑर्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की एंट्री है, क्लियर। एंट्री यहाँ साइड बाय साइड में लिखते रखता हूँ, ये चीजें आप ध्यान में रखो कि बैंक में कितना था, इन्वेस्टमेंट में कितना है, प्रॉफिट में कितना है, ये सब अपने को काम आने वाला है। बैलेंस शीट करने के लिए कभी भी जो चीजों को हमने यूटिलाइज किया है उसी को हमको ऐड लेस करना, बाकी चीजों को हाथ लगाने का नहीं, एज इट इज जैसा दिया है वैसे लिखना। तो फटाफट हम लोग शॉर्ट में एक एंट्री लिख के रखते हैं। पहली एंट्री क्या है? क्योंकि हमको बनाना पड़ेगा क्या? बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। तो शॉर्ट में एंट्री लिख के रखते हैं, ठीक है। पहला एंट्री, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना? 5,50,000, टोटल 5,50,000। दूसरा एंट्री कौन सा है सर? दूसरा एंट्री है फ्रेश इशू का। तो फ्रेश इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिया हमने? इक्विटी शेयर। प्रीमियम में लिया? नहीं सर, पार में लिया है 2.5 लाख, 2.5 लाख। तीसरी एंट्री क्या होगी सर? तीसरी एंट्री होगी CRR का। CRR कहां से लिया? GR अकाउंट से लिया। GR अकाउंट डेबिट कितने का? 2.5 लाख। क्या क्रिएट किया हमने? CRR कितने का? 2.5 लाख, ठीक है। चौथी एंट्री कौन सी होगी? चौथी एंट्री हमारी होगी प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री, ये वाली। किधर से राइट ऑफ किया? GR से राइट ऑफ किया। GR अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यही अकाउंट यहाँ पे राइट ऑफ होगा। एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, 50,000। पांचवा एंट्री सर, पांचवा एंट्री पेमेंट का। पेमेंट की एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या हम कोई एंट्री भूल रहे हैं? बस वी आर फॉरगेटिंग समथिंग। देखते हैं, कभी कभी ऐसे एक्साइटमेंट आप भूल जाते हो, वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है। 5,50,000। हाँ, हम एक एंट्री भूल रहे हैं। देखो, ये तो था हमारा रिडम्पशन की पूरी एंट्री, ये तो थी रिडम्पशन की एंट्री। अब एक्स्ट्रा एंट्री वो दो नाम एंट्री याद करो। पहला एंट्री कॉल्स की तो कुछ नहीं है। दूसरा क्या? कोई असेट बेचा है, बस ऐसा याद रखो, आपको यही क्लियर कट याद रखना है। ये तो पूरा रिडम्पशन की एंट्री है, चैप्टर्स के रिडम्पशन के हिसाब से एंट्री है। वो दो एक्स्ट्रा एंट्री याद करो, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? वो दो एंट्री कौन सा? पहला कॉल सिनेरियोस की एंट्री, ठीक है, तो कॉल सिनेरियोस की एंट्री तो क्वेश्चन में है ही नहीं। दूसरा कौन सा एंट्री? क्या कोई असेट बेचा है कंपनी ने? हाँ सर, असेट बेचा है, तो वो एंट्री आएगा, वो एंट्री सबसे पहला लिख देने का, ठीक है। तो
लॉजिकली क्या होता है, पहले कंपनी अपना असेट बेचती है, पैसा जमा करती है, फ्रेश इशू लेती है, ठीक है। तो लॉजिकली हमारा पहला एंट्री, नंबर वन एंट्री यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। कंपनी ने असेट बेचा और असेट सोल्ड की प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट में। तो असेट सोल्ड, कोई भी चीज बेचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्या आता है, कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट गया, क्या आया, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट, सर प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, प्रॉफिट ऑलवेज डेबिट नहीं होता, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या गया, टू इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का था, 4 लाख, प्रॉफिट 10% हुआ 40,000 का, टोटल बैंक में कितना है, 4,40,000 का। क्लियर। ये एंट्री लॉजिकली, नॉट लॉजिकली, लॉजिकली भी बोल सकते हो, और आप एज पर द रूल्स के हिसाब से ये एंट्री नंबर 1 होती है, कॉल्स की एंट्री नंबर 2 होती है, फ्रेश इशू की एंट्री नंबर 3 होती है, देन रिडम्पशन, सीआरआर एंड प्रीमियम राइट ऑफ टू बैंक, ऐसा एंट्री जाता है, ऐसा लॉजिकली और सेक्शन वाइज ऐसा बोला गया है, ठीक है। बट जब भी कभी अभी इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री होगी तो आप सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप ये सब एंट्री फॉलो कर सकते हो। क्लियर गाइस। नाउ इसके बेस पे अभी हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट, ठीक है। डायग्राम तो हो गया, डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम थी अपने लिए किसके लिए, एंट्रीज के लिए। नाउ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट एंड ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी दिया रहेगा वो, ठीक है। पर्टिकुलर वर्किंग नोट अमाउंट, वर्किंग नोट मीन्स व्हाट, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी किसी में एक नाम या दो नाम या तीन नाम है तो उसको एक जैसा यहाँ पे एडजस्ट नहीं करने का, वहां पे कचरा नहीं करने का, कभी भी बैलेंस शीट का कचरा करो मत, ठीक है। उसको क्लियर कट अच्छे से नोट्स ऑफ अकाउंट बना के दिखा दो। नोट्स ऑफ अकाउंट क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, बस एक हेडिंग में कितने आपके एडजस्टमेंट्स हुए हैं, कौन सा चीज ऐड हुआ है, कौन सा चीज लेस हुआ है, वो साइड में मस्त पे आराम से बना के दिखा दो। बाकी बैलेंस शीट को नीट एंड क्लीन रखो, कचरा मत करो बैलेंस शीट का, ठीक है। सो बैलेंस शीट के हेडिंग्स कहां से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला बैलेंस शीट में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। बैलेंस शीट के कितने पार्ट, 2 पार्ट। पहला पार्ट इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज या इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब उसमें कितने पार्ट होते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। अब इस शेयर होल्डर फंड में एक होता है शेयर कैपिटल, बराबर है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। नंबर 2 होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड दो तरीके से बनता है, शेयर होल्डर फंड दो तरीके से बनता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सॉरी शेयर होल्डर फंड दो तरीके से बनता है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक नेट करके आता है, नेट करके, जिसमें आपको फिक्टिशियस असेट सब कुछ माइनस करना पड़ता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में फिक्टिशियस असेट्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आपके बैलेंस शीट में दिया है फिक्टिशियस असेट, देन अदरवाइज कोई बात नहीं, उसको जैसा है वैसे ही लिख दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। ये हो गया। दूसरा शेयर होल्डर फंड हो गया, शेयर होल्डर फंड में दो होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तीसरा होता है करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आता है टोटल, ये हो गया हमारा टोटल लायबिलिटीज। क्लियर गाइस। पार्ट बी,
असेट्स। असेट में कितने हेडिंग? नंबर 1 नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में हेडिंग दे दो फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट में टैंजिबल इंटैंजिबल। नहीं भी हेडिंग दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स में भी कुछ हेडिंग दे दो। करंट असेट में क्या क्या हेडिंग आता है? सबसे पहला आता है ट्रेड, हाँ ट्रेड रिसीवेबल। दूसरा आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक्स। फिर आता है आपके, और कुछ डालना है इसके अंदर, इन्वेंट्रीज के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग बेसिकली बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अदर असेट डाल दो। कुछ नहीं याद आया तो अदर असेट्स, और लास्ट में टोटल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये रहा आपका बैलेंस शीट। चीजों को अच्छे से स्टडी कर लो। 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। बी होता है असेट। इक्विटी लायबिलिटी के 3 पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देन असेट के 3 पार्ट, नॉन करंट असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट असेट। बेसिकली नॉन करंट असेट और नॉन करंट में पार्ट नहीं होता है, और करंट असेट। तो नॉन करंट एंड करंट। करंट में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ट्रेड रिसीवेबल में कौन से आइटम होते हैं? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। जो छोटे मोटे करंट असेट्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, अदर अदर में डाल देंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। तो स्टार्ट करते हैं। सर नोट्स टू अकाउंट क्या है? आपको मार्क्स इस पे मिलेगा, आपको जर्नल एंट्री बोला रहेगा, जर्नल एंट्री का मार्क्स मिलेगा, बैलेंस शीट का मार्क्स मिलेगा। नोट्स टू अकाउंट बोला तो नोट्स टू अकाउंट का भी मार्क्स मिलेगा। तो सर उसको कैसे बनाने का? उसमें ज्यादा सिंपल है, वो उसमें ज्यादा ये नहीं करना है। ऐसा लाइन खींचने का मस्त, उसको डिवाइड करने का ऐसे पार्ट में, बस ऊपर लिख देने का वर्किंग नोट या नोट्स टू अकाउंट। ऐसा मस्त पे कि ऐसा लिख देने का पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। साथ में नहीं, नीचे बनाना जगह रहेगा। तो मेरे यहाँ पे जगह कम है तो आपको यहाँ पे बता, ठीक है। इसके नीचे बनाने का, नीचे क्या करें सर? अभी कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करना है। छोड़ो, टाइम पास ज्यादा हो गया। सर शुरुआत कहाँ से करें? जय माता दी का नाम लो, शुरुआत करो, गणपति बाबा मोरया ऐसा बोल के, ठीक है। चलो ठीक है। असेट सबसे सिंपल, सबसे सिंपल। आपको बैलेंस शीट बनाना है। हाँ सर, अब तो वही तो सीख रहे हैं क्या? 10 बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं करने का। असेट, असेट में देखो, और असेट में ऐसा कौन सा नाम है जिसको हमने छुआ तक नहीं, आउच भी नहीं किया? चैप्टर में एंट्रीज में उसका नाम ही नहीं लिया, पूछा तक नहीं उसको, भाई तू किधर था, ठीक है, तू जहां था उधर ही रहे। ये आपकी एंट्रीज है, ठीक है। जिस एंट्रीज को हमने यहाँ पे लिखा है उसी का इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा, मतलब उसी को हम लोग बैलेंस शीट से हिलाएंगे, कम ज्यादा करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे जो हुआ वो कम ज्यादा करेंगे। अदरवाइज जिस भी असेट के ऊपर हमने छुआ तक नहीं, इंफॉर्मेशन दिया तक नहीं, उस असेट को एज इट इज उसी जगह पे रहेगा। हाँ सर, ये तो आप बराबर बोल रहे हो। तो ठीक है भाई, उसको जहां पे है ना उसको वहीं रहने दो, उसको हिलाओ तक मत, ठीक है। तो असेट में सबसे पहला नाम हमको मिलता है फिक्स्ड असेट। क्या हमने पूरे एंट्रीज में फिक्स्ड असेट कहीं सुना है? फिक्स्ड असेट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स किए हैं, कोई एंट्री पास किया है क्या? फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट नहीं सर। तो फिक्स्ड असेट कहां पे रहेगा? असेट में ही रहेगा, अपने ही जगह पे रहेगा, हिलेगा नहीं। हाँ सर, ये रहा आपका असेट, ये रहा आपका फिक्स्ड असेट। लेकिन सर हमने फिक्स्ड असेट में टैंजिबल और इनटैंजिबल लिखा है, ठीक है ना, नाम लिखा है ना, तो नाम को डैश कर दो, ठीक है, इस पे कुछ भी नहीं। तो हमारे पास नाम क्या है? फिक्स्ड असेट ना, तो फिक्स्ड असेट के सामने उसका अमाउंट डाल दो। कितना इजी है, इसीलिए तो बोल रहा हूं इतना इजी है। 11 लाख, मतलब हमने फिक्स्ड असेट को कभी भी यूटिलाइज नहीं किया है इस चीज के लिए, बराबर है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, जरा सोचो, इन्वेस्टमेंट अपने पास कितना था?
सर 4 लाख का था, क्या हमने उसको यूटिलाइज किया, मतलब कुछ छेड़छाड़ किया? हाँ सर, कंपनी उसको बेच दे रही है, कंपनी उसको बेच दी थी, ठीक है। 4 लाख का 4 लाख पूरा बेच दिया था ना, कुछ बचा था नहीं। ये रहा आपका, जब आपका इन्वेस्टमेंट था असेट में तो डेबिट में लिखा था, अब इन्वेस्टमेंट आपका क्रेडिट हो गया, मतलब गया पूरा का पूरा 4 लाख सोल्ड हो गया। तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? नहीं सर, क्यों आएगा? 4 लाख था, 4 लाख पूरा बेच दिया। हाँ, अगर कंपनी बोलती है पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज सोल्ड, तो बचा हुआ हिस्सा आएगा। यस, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना था, कितना गया, कितना बचा है। 4 लाख था, 4 लाख पूरा गया, कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में नहीं आएगा। नोट्स टू अकाउंट किसके लिए? कुछ पैसा बचा है उसके लिए, ठीक है। ओके, बैंक, बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लास्ट में करेंगे। अदर करंट असेट, हाथ भी लगाया क्या उसके ऊपर? अदर करंट असेट, अदर करंट असेट, हाथ भी लगाया क्या उसके ऊपर? नहीं लगाया, तो अदर करंट असेट अदर असेट में डाल देंगे। कितना? 14 लाख, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब इसके ऊपर दो तरीके से आप इंफॉर्मेशन कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली करंट असेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके दिखा दो, कुछ भी मत करो उसका, फिर भी आपका टैली होगा। या तो फिर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में से इसको माइनस करके दिखाओ। क्या सर, असेट के आइटम को हम लायबिलिटी कैसे माइनस करें? देखो भाई, नहीं करना है तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख दो 10,000 का, कुछ भी फर्क नहीं होगा, एज अ स्टूडेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर क्या करेंगे, या तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे। जब डेबिट से उठा के क्रेडिट में लेके जाएंगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, क्लियर। अदरवाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज इट इज, हाथ ही नहीं लगाया, 10,000 लिख देने का, ठीक है। क्या करें, दोनों में से ऑप्शन बताओ, दोनों में से एक उंगली सिलेक्ट करो, उंगली की तरह ये, चलो ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? 10,000, याद रखो इस चीज को, 10,000 को। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करके बताऊंगा बाद में, क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जिसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको एज इट इज अपने जगह पे लिख देने का, तो एज इट इज अपने जगह पे लिख दिया। करंट असेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके 10,000, ठीक है। ओके, असेट का कौन सा आइटम रह गया, वापस एक बार देखते हैं। फिक्स असेट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, पूरा का पूरा बिक गया। बैंक बाद में देखेंगे, बैंक बाद में देखेंगे, ये रहा आपका बैंक, जिसको हम बाद में देखने वाले। अदर करंट असेट लिख दिया, प्रीमियम एक्सपेंसेस लिख दिया, ठीक है। ऐसा ही सिंपल आपको लिखना है। आ जाओ लाइबिलिटीज में, प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल हमारे पास कितना था? 5 लाख का था ना। पहला एंट्री देखो, हमारे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख का था। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। प्रेफरेंशियल कैपिटल में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस 5 लाख का था। प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट में कितना गया? 5 लाख, मतलब पूरा का पूरा रिडीम किया हमने, पूरा का पूरा रिडीम किया हमने। तो क्या पूरा का पूरा पैसा रिडीम करने के बाद हमारे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल में कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है, बराबर। प्रेफरेंशियल कैपिटल कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। दूसरा चीज, रिडम्पशन के टाइम पे आपने कुछ नया प्रेफरेंस लिया है क्या? अगर नया होगा तो यहाँ पे एंट्री आएगा, ठीक है। नया होगा तो एंट्री आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो छोड़ो ना, प्रेफरेंशियल कैपिटल में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, खाली बस फ्रेश इश्यू रहेगा तो प्रेफरेंस के नाम पे तो आएगा, ठीक है। दूसरा, इक्विटी, 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 इक्विटी क्वेश्चन में भी है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इक्विटी, ठीक है। दो नाम दिख दिया, बाद में देखते हैं इसको। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस बाद में देखेंगे। किसको हाथ नहीं लगाया हमने? जी आर तो हाथ लगा दिया, छोड़ो। 8% डिवेंचर 100 ईच के हिसाब से, उसको अभी तक हमने देखा नहीं पूरे क्वेश्चन में, पूरे एंट्रीज में ना कोई फ्रेश इशू, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको लाइबिलिटी में था उसको वैसे ही पढ़ा था। तो ये 8% आपका क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर 100 ईच, कितना? 4 लाख, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। बाकी का करंट लायबिलिटी कितने का? 4 लाख का, कोई चेंजेस नहीं, करंट लायबिलिटी। अब जो जिसको हमने हाथ नहीं लगाया ना उसके ऊपर अपने को क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है।
जिसके ऊपर हमने हाथ भी नहीं लगाया, उसको एडजस्टमेंट करने का, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं हम लोग किसके पास, इक्विटी शेयर के पास। वर्किंग नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। ओपनिंग बैलेंस कितना था प्लस फ्रेश इश्यू कुछ किया है क्या। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितने का था, इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 लाख का था। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 10 लाख, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में फ्रेश इशू किया है क्या, हाँ सर किया है ना। ये रहा आपका इक्विटी शेयर, ये क्या है फ्रेश इशू। कितने का एक फ्रेश इशू किया, 2.5 लाख का किया। तो फ्रेश इशू क्या करेंगे, ऐड, और आ गया। पहले 10 लाख का था, अभी 2.5 लाख और आ गया। टोटल कितना हो गया, 12,50,000। पहले 10 लाख का था, अब हो गया 12,50,000। इसके बाद और कहीं इक्विटी शेयर का नाम है क्या, और कहीं इक्विटी शेयर का नाम है क्या, नहीं है। चलो इक्विटी शेयर का यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। तो इक्विटी शेयर में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, 12,50,000। वर्किंग नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर 12,50,000। सर यही है, बस यही है पहला वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट। क्लियर, समझा। दूसरा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सर रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैसे करें, देखो ऐसे करें। सबसे पहला किसको हाथ नहीं लगाया, किसको हाथ नहीं लगाया, सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ नहीं लगाया। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना था उस टाइम, 4 लाख का था, बराबर। सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख का था, हाँ। हमारे पास जीआर भी था, 2-3 लाइन छोड़ दो। जनरल रिजर्व था कितने का हमारे पास, 3 लाख का। ये 4 लाख का था, 4 लाख को हाथ में लगाया, 4 लाख बाहर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। जनरल रिजर्व हमारे पास 3 लाख का था, जिसमें से हमने सीआरआर में ट्रांसफर किया कितने का, 2.5 लाख का, बराबर। हाँ सर, कितना बचा बैलेंस, सर 50,000 बचा। उसके बाद यह रहा आपका जीआर टू सीआरआर, एक ये एंट्री हो गया, बराबर। एक और जीआर से हमने क्या किया था, प्रीमियम को राइट ऑफ किया था, लेस राइट ऑफ कितने का, 50,000। तो क्या आपके जीआर में बैलेंस बचेगा क्या, बैलेंस है कुछ नहीं, मतलब आपका जीआर क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर। जीआर 0 हो गया, खत्म हो गया, बराबर। अब एंट्री देखते हैं, रिजर्व ढूंढो, रिजर्व दैट मीन्स रिजर्व वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह ढूंढो। पहले में प्रेफरेंशियल कैपिटल प्रीमियम प्रेफरेंशियल होल्डर रिजर्व नहीं है, बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर रिजर्व नहीं है, जीआर चला गया, ये भी चला गया। प्रेफरेंशियल होल्डर बैंक नहीं है, बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे एक प्रॉफिट लॉस का हमको प्रॉफिट दिख रहा है, फायदा दिख रहा है, बराबर। इन्वेस्टमेंट को जो बेचा था ना, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस अपने को दिख रहा है। तो उस प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे एक नया एंट्री के नाम से लिखेंगे। एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके आया था, बराबर है। कितने का, 40,000 का आया था। फिर एक नाम कभी भी याद रखो, बैलेंस शीट बनाते समय, रिजर्व्स एंड सरप्लस को बनाते समय एक नाम कभी भी याद रखो। आपका एक नाम है CRR, दैट मीन्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। ये भी तो एक रिजर्व्स ही ना, हम उसको सीआरआर क्रिएट बोलते हैं, सीआरआर यूटिलाइज नहीं बोलते। आप कैपिटल के बराबर का पैसा सीआरआर में डालते हो, जिससे कंपनी आगे चल के बोनस इश्यू करती है, ठीक है। तो एक रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, गल्ला क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग रिजर्व्स बोलते हैं। जब भी सीआरआर क्रिएट होता है तो सीआरआर का कंपल्सरी पूरा का पूरा सीआरआर आपका कहां पे आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। तो एक नाम और आ जाएगा सीआरआर, किसके बराबर का पैसा, जितना जीआर डाला था सीआर में उतना, कितना, 2.5 लाख, ये हो गया 2.5 लाख। बस इस चीज को इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करता हूं, इस चीज को याद रखो। कभी भी रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट करोगे तो उसमें सीआरआर हमेशा मेंशन करोगे, वो भी एक रिजर्व ही है, बस बाकी कुछ नहीं है। क्लोज करो। आपके पास कितने रिजर्व होंगे फिर, आरएनएस रिजर्व एंड सरप्लस कितने बनेंगे टोटल,
ठीक है, उसको मेंशन कर लो। चलो टोटल कितना होता है, 4 लाख ये हो गया, सिक्योरिटी पेमेंट से बचा था। ये तो फिर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हमारे पास जीआर में कुछ भी पैसा नहीं बचा, इन्वेस्टमेंट बेच के हमने एक प्रॉफिट कमाया था 40,000 का वो, और सीआरआर क्रिएट किया था वो 4 2 6 6,50,000 6,00,000 रुपए 6,90,000। ये हो गया आपका 6,90,000। मेन आपका जो रिडम्पशन के बाद का जो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा और ज्यादा करके आपको नोट टू अकाउंट पूछेगा, तो इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्स। ये हो गया आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर 2 से 6,90,000 का, बराबर। हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन पूरा हो गया। क्या बचा है, असेट का पोर्शन, उसमें क्वेश्चन मार्क है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब बैंक में कितना पैसा बचा है, वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर, वर्किंग नोट नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लगता है। अब इसका भी सेम रूल है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ऐड कुछ फ्रेश इशू हुआ है क्या, ऐड फ्रेश इशू के बाद ऐड कुछ सोल्ड किया है क्या, लेस पेमेंट। ये रूल याद रखो, ठीक है। हमारे पास बैंक कब बढ़ता है, पैसा कब बढ़ता है, कितना था, कितना आया, कितना गया, यही है ना। दैट मीन्स रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ओपनिंग बैलेंस ये हो गया आपका रिसिप्ट और ये हो गया आपका पेमेंट। कितना आया और कितना गया आपको वही तो देखना है, ये तो आपका कैश बचेगा, बराबर है। कितना था हमारे पास, 90,000 था। बैलेंस शीट के हिसाब से आपको 90,000 दिख रहा है। 90,000 आपके पास ओपनिंग था। कितना इशू किया फ्रेश इशू से, कितना ओपनिंग किया फ्रेश इशू से, मतलब आपको जहां भी बैंक अकाउंट का नाम डेबिटेड दिखेगा, इसका मतलब आपके पास पैसा आया है। एक पैसा आपको फ्रेश इशू से आया था, कितना, 2.5 लाख। फ्रेश इशू नाम याद रखो, फ्रेश इशू, आज तक फ्रेश इशू हुआ है जिसमें बैंक को 2.5 लाख से डेबिट किया है, ठीक है। क्या कोई हमने बेचा है, सोल्ड किया है, जहां भी आपको बैंक अकाउंट डेबिट मिलेगा। हाँ सर, हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा था जहां पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, कितने का, 4,40,000। जितना बैंक अकाउंट में अमाउंट है ना उतना ही लिखना है। बैंक अकाउंट 4,40,000, तो 4,40,000। कुछ हमने पेमेंट किया है क्या, हाँ सर पेमेंट भी हुआ है, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना पेमेंट हुआ है सर, ये डेबिट में है ना, 2, ये पेमेंट हुआ है, इसको लिखेंगे माइनस में, 5,50,000। जितना बैंक में नाम है उतना ही लिखना है, बराबर है। तो बैंक बैलेंस हमको कैसे पता चलेगा, ओपनिंग प्लस फ्रेश इशू प्लस सोल्ड माइनस पेमेंट, मतलब रिसिप्ट माइनस पेमेंट। रिसिप्ट जितना हुआ वो ऐड होगा, पेमेंट जितना हुआ वो लेस होगा, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब जो आपको बैंक अकाउंट डेबिट में मिलेगा उसको ऐड करना है और क्रेडिट वाले को लेस करना है। क्लियर है, सिंपल सा रूल है। ओपनिंग ऐड रिसिप्ट्स लेस पेमेंट। रिसिप्ट में 2 नाम, 2 से 3 नाम हो सकता है। फ्रेश इशू किया, फ्रेश इशू 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 3 नाम के हिसाब से हो सकता है, 2 नाम के हिसाब से हो सकता है। मतलब इक्विटी शेयर, इसमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है तो उसका फ्रेश इशू, प्रेफरेंस रहेगा तो उसका फ्रेश इशू, डिवेंचर रहेगा तो उसका फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू के नाम के जितना भी बैंक अकाउंट डेबिटेड होंगे, जितना भी अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड होंगे उसका अमाउंट ऐड करेंगे और पेमेंट किया हुआ बैंक अकाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितना पैसा उसको, अब देखते हैं कितना पैसा है। 90,000 हमारे पास ओपनिंग में था, 2.5 लाख इशू से आया, 4,40,000 इन्वेस्टमेंट से आया और 7,80,000 में से 5,50,000 पेमेंट किया, 2,30,000 अभी हमारे पास पॉजिटिव में है। ये रहा हमारा बैंक बैलेंस, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, 2,30,000। जब इसको ऐड करके देखते हैं क्या लगता है, टैली होगा, आई डोंट नो, देखते हैं। 12,50,000, 6,90,000, 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 27,40,000। 27,40,000 नीचे 11 लाख, 2,30,000, 14 लाख और 10,000। यह 27,40,000, 27,40,000 टैली हो गया। क्लियर। व्हाट इफ
व्हाट इफ, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बेस पे, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या करूं, अगर यहां नहीं लिखना है तो कहां लिखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस करके लिखना है, बराबर है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस करके लिखना। लेट टेक अ स्मॉल चेंज एंड देन, अगर इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 लेस कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6,80,000, बराबर, यहाँ पे हो गया आपका 6,80,000। क्लियर। तो अब मैंने असेट से निकाल करके कहां पे ले लिया, लाइबिलिटीज में ले लिया। क्लियर। अब मेरा बैलेंस शीट का टोटल 10,000 से फ्लक्चुएट हो जाएगा, 10,000 20,000 से फ्लक्चुएट हो जाएगा, 12,50,000, 6,80,000, 8,00,000, 27,30,000। मेरा यहाँ पे एक्चुअल टैली फिगर 27,30,000, ठीक है। तो 11,00,000 प्लस 14,00,000 प्लस 2,30,000, 27,30,000। The actual balance sheet figure will be 27,30,000। वो 10,000 क्या था, वो एज इट इज रैंडमली फिगर था कि हमने उस पर कोई भी चेंजेस नहीं किया था, इसके लिए वो 27,40,000 दिखा रहा था। क्लियर है। वो वाला मेथड भी सही है एज ए स्टूडेंट और ये वाला मेथड भी सही है एज ए प्रोफेशनल, ठीक है, अंडरस्टूड। तो सर दोनों में से कौन सा फिगर फॉलो करें, स्टूडेंट हो स्टूडेंट ही रहो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को 10,000 एज इट इज रखेंगे, ठीक है, 27,40,000 फिगर दिखाएंगे, दोनों में से आपका जो भी फिगर है वो सही है, और यहाँ पे 6,90,000 ही रखेंगे फिलहाल के लिए, आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। बस आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब भी करके आए तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करना है, क्लियर। 27,40,000। आई होप आपको लेक्चर समझा होगा आज के लेक्चर्स को, ठीक है, बैलेंस शीट। इसके बाद वाले लेक्चर 5 में भी और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। लेक्चर 6 ऐसा सीरीज चलेगा हमारा जब तक हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल सॉल्व नहीं होता है। क्लियर गाइस। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो। आई रिक्वेस्ट लाइक तो करते रहो, ठीक है। और जो भी आपको आगे आने वाले लेक्चर्स आपको चाहिए, कोई टॉपिक के बारे में चाहिए तो प्लीज कमेंट करना जरूर, मैं उस पर लेक्चर्स बना दूंगा। क्लियर गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।